Namaste everyone, welcome to Indie Talks. Our topic for today's discussion is Khalistani movement, the history of Khalistani movement from 1940 till 1947, 1900 till 1947. We have with us Shri Ashish Thakurji. He is a political analyst and researcher. He is a law graduate and he is our speaker for the session today. Ashish ji, welcome. And I'll Namaste. just namaste. So you can take the talk ahead from here. जी, थैंक यू वेरी मच मुझको यहाँ पे बुलाने के लिए। अपने मेनली मैं टॉक आज हिंदी में करना चाहूँगा, क्योंकि जो वाइडर ऑडियंस है हमारी नॉर्थ इंडिया की खास करके, वो समझती है इसको। हिंदी भाषी हैं हम ज़्यादा। यहाँ पर मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जैसे दीपिका जी ने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन तो दे दिया, पर कुछ की चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बता दूँ कि सबसे जो एक जैसे उन्होंने कहा रिसर्च जो पंजाब में हमारा जो सनातनी एक भाईचारा है, हम उस पर रिसर्च करें, क्योंकि नॉर्मली पंजाब के बारे में एक बात कही जाती है कि जो एक सबकॉन्शियस माइंड में चीज बनी हुई है लोगों के कि जो पंजाब है वो सिख हैं, वहां पर रहते हैं, या मेनली वो सिखों का है, तो सिखों से ही रिलेट करती हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिद्दा भांगड़ा हो गया, या कोई और बैसाखी हो गई, या कोई और कोई भी ऐसी आप चीज लगा लें, या खाना मक्की की रोटी लस्सी है, ये सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि जो एक अलग मैं सिखों को पर्सनल तौर पे एक अलग ही सेक्ट मानता हूँ, अलग एक रिलीजन मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं चला जाता है ऐसे मैसेज के जो यहाँ पर सनातनी है वो नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ एक सिख कम्युनिटी रहती है। पंजाब इज इक्वल टू सिखिस्तान। तो एज अ पंजाबी, क्योंकि मैं पंजाब से रिलेट करता हूँ, तो मुझको कहीं ना कहीं इस चीज का दिल में आया कि कहीं बाहर, क्योंकि मैं अभी यूके में मूव हो गया हूं, तो लोगों ने पूछना मुझको कि वेयर इज योर टर्बन, वेयर इज दी योर कड़ा और ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने उनको बताना स्पेशली कि नहीं, मैं तो भाई सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं ऐसे। वो कहते नहीं, पर ये ऐसे सिक्खी से ही रिलेट करता है ज्यादा। तो फिर कहीं ना कहीं उस वक्त मेरे दिल में आया कि आई शुड डू रिसर्च ऑन दिस, कि क्या है। तो वहां से रिसर्च आज से 6-7 साल पहले शुरू की थी हमने। तो मेरे ख्याल से 2016 में जब अब मोदी जी 2014 में आए, उसके बाद में हमने थोड़ा सा शुरू किया था, मुझको याद है। कि फिर पता चला कि जो कल्चर है, कल्चरल वाइज, वो सारा कल्चर हम पंजाब के सनातनियों से रिलेट करता है। जैसे कि चाहे कोई खान पान हो, चाहे कोई त्योहार हो जो हम मनाते हैं, या कोई भी चीज हो, पर जो हमारे सिख भाई है, क्योंकि वो उसी धरती से आते हैं, जैसे हमारे गुरु साहब वो सभी इसी धरती से थे, उन्होंने भी वो चीज को कैरी ऑन किया एज ए कल्चरल थिंग। तो जो आज पाकिस्तान के मुसलमान भी हैं, जो पंजाबी हैं, वो भी उस चीज को कैरी ऑन कर रहे हैं अपने साथ। वो भी वो चीजों को काफी हद तक मनाते हैं कल्चरल वाइज। तो मुझको पता चला यहाँ के जो मेन जो बाशिंदे कह सकते हैं वो हम लोग हैं। तो ऐसे ही फिर दिल में आया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है फिर, कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये आगे करते करते पता चला कि हमारा कत्लेआम हुआ है। जैसे क्योंकि कहा जाता था कि जो पंजाब का सनातनी है इसको, कि 84 में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था जो सिखों का हुआ था दिल्ली में। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जैसे कहा जाता था। तो मैंने इस चीज पे रिसर्च करनी शुरू की, हमारी टीम बनाई, उस पे आरटीआईज डालनी शुरू की। और आरटीआईज में जो गवर्नमेंट थी उसने कोई जवाब नहीं दिया, कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो फिर हमने पंजाब फाइल्स बनाई। अब जो पंजाब फाइल्स है इस वक्त जो काम कर रही है, आप ट्विटर पर जाके चेक कर सकते हैं, या जिसके थ्रू आप भी मिले हैं दीपिका जी, कि जी पंजाब फाइल्स में हमने क्या किया, हमने जितनी उस वक्त की न्यूज़पेपर्स थी, जैसे हजारों के हिसाब से न्यूज़पेपर्स थी 78 से लेके जो पीक पीरियड था उस 95 तक का,
हमने सारी की सारी पूरे पंजाब में से वो निकलवाई, जितनी भी हमारी न्यूज़पेपर्स हैं और कटिंग्स, वो देखा उसमें जब हम मैं सच में बता सकता हूँ यहाँ पे कि हिल गए थे पूरे कि यार सनातनियों का हज़ारों के हिसाब से कत्लेआम हुआ है, हज़ारों के हिसाब से, मतलब कि कह नहीं सकते कि जी 1 बंदे का या 2 बंदे का जैसे, पर वो छुपा दिया गया पूरी तरह से। पूरी तरह से ही उसको ऐसे व्हाइट वॉश कर दिया गया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है पंजाब के सनातनियों को। पर ओनली अ थिंग वाज़ लेफ्ट इज़ 1984 कि जो सिख हमारे भाई हैं, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, पर जो दूसरी कौम है, यहाँ पर रहती है, उसके साथ हुआ ही नहीं कुछ, ऐसा हो गया। बस एक कांड ही याद रह गया लोगों को, वो था ढिलवां बस कांड। ढिलवां बस कांड था जो वो तो करके याद रह गया क्योंकि आज़ाद भारत या जो उससे पहले भी जो हमारा भारत था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, उसमें भी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ था जहाँ पे एक कम्युनिटी के लोगों को किसी जैसे बस से उतार के ऐसे गोलियाँ मार दी जाएँ। तो वो एक लोगों को बन गया, पर उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हुई थी जो हम अभी अपने नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में हम कवर करेंगे 1900 टू 1947 खालिस्तान कैसे बना था। पर जस्ट मैं एक बैकग्राउंड दे रहा था कि मैं कैसे काम किया था हम लोगों ने, या आज भी जैसे कैसे कर रहे हैं काम। तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर उससे हमारे दिल में आया कि यार जस्ट डू मोर रिसर्च ऑन दिस वन। तो हमने फिर एक और अपना ग्रुप तैयार किया कुछ लोगों का, जो है पंजाबी सनातनी रिसर्च ग्रुप। जो पंजाबी सनातनी रिसर्च ग्रुप है वो सिर्फ बुक्स पर काम करते हैं। वो बुक्स में से चीज़ें निकालते हैं, ढूँढते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और तो ऐसे हमारा अब 2 ग्रुप्स चल रहे हैं। एक तो पंजाबी सनातनी फाइल्स का जो और ये पंजाबी सनातनी रिसर्च ग्रुप। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो आज का है मेन टॉपिक, कि 1900 से लेके 1947 तक जो पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट चली है। हम लोग सोचते हैं कि जी ये मूवमेंट है, ये सिर्फ अब की मूवमेंट है, ये बहुत पुरानी मूवमेंट नहीं है। पर ये बहुत बड़ा एक लोगों में मिथ है। इसको हम थोड़ा-सा इस पे बात करेंगे कि जो पंजाबी सनातनी के नज़रिए से ही मैं देखूँगा, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं अपने अपने मीडिया में, कुछ भी पंजाब में होता है ना, तो चाहे वो नेशनल मीडिया हो या चाहे पंजाबी मीडिया हो, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो सिख भाई हैं वो ही जाते हैं, या जो पार्लियामेंट भी होती है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो सिर्फ़ सिखों की होती है ज़्यादा, जो हमारे सनातनी हैं वो इतने नहीं। तो हमें कहीं न कहीं ये चीज़ वैक्यूम लगी कि यार समझ लो सुधीर सूरी जी की डेथ हुई, पंजाब में मारा गया उनको। ही वाज़ शिवसेना's लीडर। तो अभी 2 महीने दिसंबर में हुई है उनकी डेथ, 2-3 महीने पहले। तो नेशनल मीडिया पर जाके जो बता रहे हैं ना कि नहीं पंजाब में माहौल सारा ठीक है, हम सब भाई हैं, ये पर्सनल दुश्मनी थी, वो सिख है। सिख ही मारने वाला, वो जो सिख ही बताने वाला कि सब कुछ ठीक है, तो मतलब कि फिर हम लोग कहाँ पे, हमारी बात कहाँ पे सुनी जा रही है। इसलिए फिर हमने जैसे दीपिका मैम से भी की बात कि हमें चांस दिया जाए एटलीस्ट के, तो थैंक यू वेरी मच दीपिका जी। तो अब शुरू करते हैं चीज़ को कि ये जो चीज़ है मैं खालिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा और साथ में सनातनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बाकी सिख हैं, जो हमारे नेशनलवादी है, उनके बारे में कुछ नहीं है, पर खालिस्तानी और सनातन जो ये प्रॉब्लम रही है, उसके बारे में बात करूँगा मैं। सबसे पहले तो जो ये खालिस्तानी है, वो कहते हैं कि हमें एक अलग सूबा चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए, जहाँ पे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बसर कर सकें, जैसे कि पाकिस्तान है। जैसे पाकिस्तान में अब मुस्लिम्स का है, वहाँ पे चाहे रहते हैं सिख, हिंदू बहुत कम तादाद में हो गए, अब तो कन्वर्ट हो गए हैं। पर यहाँ पे वो चाहते हैं कि जो पंजाब है आज का, इसको अलग कर दिया जाए, जहाँ पे लीडरशिप हो जो, या बाकी सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो सिखों के हिसाब से हो, खालसा के हिसाब से हो, और जो यहाँ के लोग हैं, पंजाब के सनातनी है या बुद्धिस्ट है, जैनिज़ है, या और कोई भी है, वो रह सकते हैं, पर उनके बीच में कोई बहुत बड़ी सेइंग नहीं होगी। कोई उनका ये नहीं है कि वो किसी चीज़ में आके आगे कुछ बोल सकते हैं या कुछ कह सकते हैं। उनको उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में आज ये कम्युनिटीज़ रह रही है। तो ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है? तो जब हम खालिस्तानियों से, क्योंकि डिबेट्स तो होती रहती है हमारी, वो कहते हैं कि देयर वाज़ अ टाइम व्हेन गुरु नानक देव जी से अभी मैं ये शुरू करूँगा और फिर गुरु गोबिंद जी तक, तो उसके नीचे तक लेकर आऊँगा। सारा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि उनकी सोच क्या है, वो कैसे सोचते हैं।
तो वो कहते हैं कि जिस दिन गुरु नानक देव जी ने जनेऊ डालने से मना कर दिया था, उन्होंने, क्योंकि उनका एक यज्ञोपवीत होने वाला था, तो उन्होंने कह दिया कि मुझको ये नहीं डालना। तो ये अलग डिबेट है कि कई जगह पे लिखा है कि उन्होंने डाला या नहीं डाला, पर हम लोग इसी चीज पे रहेंगे कि उन्होंने नहीं डाला, जो ये कहते हैं, जैसे खालिस्तानी पर्सपेक्टिव में करूंगा। वो कहते हैं कि ये जी हम लोग हिंदुओं से अलग हो गए, हम लोग सनातनियों से अलग हो गए, क्योंकि हमें जो चीज बांधे रख सकती थी वो था ये जो पवित्र जनेऊ। हमारे गुरु ने जनेऊ को नकार दिया, तो हम अलग हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे दसम गुरु। बीच में जो गुरु थे उनका जो था वो मतलब कि कुछ एक चीजें हुई है, जैसे गुरु अर्जन देव जी की जो शहीदी हुई है, वो कहते हैं कि उन्होंने गौ माता के लिए दी थी, या और अलग अलग चीजें हुई है, पर हम लोग उन चीजों पर नहीं जाएंगे, वो डिबेटेबल है, वो हम डिबेट करते रहते हैं। पर 10वें गुरु ने जब खालसा साजा, उनके साथ इन्होंने कुछ के सेइंग्स जोड़ दी, कुछ स्लोगन्स जोड़ दिए, जो स्लोगन्स आज भी इनके गुरुद्वारों में, इनके झंडों पर या इनके हर जगह पे चलते हैं, जहां से कि इनका फिर वो चीज के लिए मोटिवेशन देते हैं ये लोगों को। आपने शायद ये अमृतपाल की स्पीचेस में या भिंडरा वाले की स्पीचेस में भी सुने होंगे। तो इनके कुछ के जो स्लोगन्स हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले तो है, कहते हैं कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। कि जो खालसा है, ये कहते हैं वही राज करेगा, क्योंकि ये हमारे गुरु ने कहा है, दसम गुरु ने। तो उसके बाद जो अगला बोलते हैं ये कहते हैं कि जी शस्त्र के अधीन है राज। कि जो राज हमने लेना है ना, वो शस्त्र के अधीन लेना है, हमने हमने अपने शस्त्र जो है हमारे, उनके साथ हम राज लेंगे। तो अगर कोई बीच में आएगा तो हमारे शस्त्र ही आगे हमारे पीर हैं। ऐसे कहते हैं कि हम शस्त्रों से लड़ाई लड़ेंगे। जो तीसरा स्लोगन इनमें सबसे ज्यादा मशहूर होता है, कहते हैं राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। कि जो राज है ना, वो ही धर्म को बचा सकता है। धर्म के साथ ही अगर हम कहें राज है, तो राज के साथ ही धर्म है। तो अगर राज नहीं है तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा। जैसा कि ये कहते हैं कि जो अब हिंदू लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो लोगों के पास राज है और वो हमारा धर्म खत्म कर रहे हैं, वो हमारा धर्म खा रहे हैं। तो उनके अपने रीजंस हैं। तो ये सब जब बातें बोलते हैं तो गुरु साहब के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, ये रिलीजियस भी कनेक्ट कर देते हैं, अभी पॉलिटिकल भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीजें कह के ये लोगों को बताते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है और हम लोग खालिस्तान चाहते हैं। अभी ये लोग, कुछ हमारे भाई कहते हैं कि जो खालिस्तान की एक अलग जो मेंटेलिटी है, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक अलगाववाद है, वो शायद 80s में आया है, या कुछ कहते हैं शायद 50s में आया है। पर मैं इससे भी पीछे जाऊंगा, मैं कहूंगा आज से कम उस समय आया है, जब इनकी हमारे जो थे अ, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उनकी डेथ होती है। महाराजा रंजीत सिंह के समय पे सबने यहाँ पे पंजाब में अपना राज कर लिया, उनका राज आ गया। बीच में थोड़ा बहुत उनकी लड़ाई झगड़े होते थे उनकी मिसलों के साथ ही। जब उनकी डेथ होती है, उसके बाद में दो वॉर्स होती है पंजाब में। एक होती है एंग्लो सिख वॉर, जिसमें कि महाराजा पटियाला और महाराजा जींद गोरों का साथ देते हैं महाराजा रंजीत सिंह के बच्चों के खिलाफ। ये डिबेटेबल है कि वो सिख कहते हैं वहां पे हमने खदेड़ा, तो वो गोरे कहते हैं हमने खदेड़ा। पर हम लोग इस चीज में नहीं पड़ेंगे, पर इनकी लड़ाई होती है वहां पे। तो वहां पे सिख राज थोड़ा सा कमजोर होता है। उसके बाद में जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है, उसमें क्या होता है, जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने जो जैसे जीत चुकी होती है हमारे पूर्व के जो राज्य हैं। अगर आपको पता हो कि उन्होंने जैसे हमारी वहां से कितनी सल्तनत थी जो उन्होंने जीत ली थी, हिंदी पट्टी जिसको हम कह देते हैं, हिंदी भाषी या ब्रिज भाषी या वो जो इलाके हैं। तो वहां के जो सोल्जर्स थे, अब वहां के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने गोरों का उस वक्त साथ दिया एंग्लो सिख वॉर में सिखों के खिलाफ, और सिख वहां पे बुरी तरह से हारते हैं। जहाँ पे फिर महारानी जिंदा को वो भेज देते हैं, वो या जो वहां के सिखों के एक प्रोमिनेंट लीडर होते हैं कपूर जी, वो सॉरी चोपड़ा जी, तो उनको भी कलकत्ता भेज दिया जाता है प्रिजन में। तो ऐसी एक मानसिकता आ जाती है सिखों के दिल में कि ये जो हिंदू लोग हैं, ये जो सनातनी लोग हैं,
ये हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये 49 वगैरह की बात है, उसके आसपास की बात है। तो जी उसके बाद में 57 में 1857 में, मैं 57 मतलब 1800 में अभी जा रहा हूँ मैं। 1857 में रिवोल्ट होता है हमारे, पता है सबको कि कई गदर कहते हैं इसको, कि स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कि आजादी की पहली लड़ाई भी इसको कह देते हैं। 1857 में जब ये सारी प्रॉब्लम चलती है, जहां पे बहादुर शाह जफर जैसे लोग भी आते हैं या सारा कुछ, वहां पे फिर जो सिख सैनिक होते हैं, सिख सैनिक, उन सब के खिलाफ, क्योंकि ये लड़ाई मेरठ से शुरू होती है, हिंदी पट्टी से शुरू होती है, उनके खिलाफ में ये पंजाब में या सारी तरफ ये सिखों का साथ, अंग्रेजों का साथ देते हैं। सिख जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं क्योंकि हमारा जो राज था वो इन्होंने की वजह से किया है, तो अभी अगर ये लड़ेंगे अपने राज के लिए तो हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। ये मानसिकता उस वक्त डेवलप हो चुकी थी। अलगाववाद जिसको हम कहते हैं, सेपरेटिज्म, वो चीज उनके मन में घर कर चुकी थी उस वक्त। तो 1857 के बाद में जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का था सारा तारमदार, वो ले लिया हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, देखा विक्टोरिया की इस वक्त थी, उन्होंने ले लिया अपने अंडर में सारा कुछ। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा कुछ लेके यहाँ पे पंजाब में उन्होंने फिर देखा उस वक्त, जो अब हम लोग कई बार आप मैक सिक्स सुनते हैं या मैकोले सुनते हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गया अचानक से कि किसी को पता चल गया कि जी ये सिख अलग है। वो 1857 में ये चीज हुई थी, उन्होंने देखा कि ये सिखों के बीच में उनके लिए गुस्सा बहुत है, जो उधर वाले लोग हैं। तो जी क्यों गुस्सा है, थोड़ा पता लगाए। जब उन्होंने अपना थोड़ा पता लगाया, पता चला कि जी ये लोग तो नफरत करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा जो राज था, वही फिर से राज की बात, कि राज छीन लिया गया इनकी वजह से। तो वो कहते हैं कि फिर इनके ऊपर थोड़ी और रिसर्च की जाए और इनके ग्रंथों पर काम किया जाए, क्योंकि अभी भी उस वक्त ऐसा था कि जो वहाँ उस वक्त के लोग थे, वो सनातन पद्धति को फॉलो करते थे। चाहे अपने आप को अलग कहते थे, सिख कहते थे, पर सनातन पद्धति को फॉलो करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो आइडल्स थी उनकी पूजा करनी, या जैसे महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ हुई है तब उनके पास श्रीमद् भागवत गीता का रखना, या उनकी जो पत्नियां थी सती होना, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने जो ये अर्ल्स ट्रम्प जैसे लोग आए जिन्होंने कहा कि नहीं ये तो सनातनी ही लग रहे हैं, फिर मैकोले ने काम किया इस पे ज्यादा। सॉरी, मैकोले कह दिया मैंने, मेरे दिमाग से नाम उनका स्लिप हो गया है। जो जिनको मैक्सिक कहते हैं उसके, तो मैकोले ने कहा कि इनकी जो पूरी ये स्टडी की पद्धति है वो सारी चेंज कर दो। तो वहां पे फिर जो ये मैक्सिक का है वो चीज आगे आती है। मैं दिमाग में मेरे नाम आएगा, मैं उसका बताता हूँ, जो पर्सन था नाम जिससे मैक्सिक पड़ा है इनका, वो मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। तो वो बंदे ने इन पे फिर मेन काम किया। उस बंदे ने क्या किया, उसने इनको कहा कि तुम्हारा अलग है, तुम्हारा क्रिश्चियंस के ज्यादा क्लोज है ये सारा धर्म। हाँ मैक्स मुलर, हाँ जी, हाँ जी, मैक्स मुलर था उनका। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। तो ये जब उन्होंने कहा क्रिश्चियंस के करीब है कैसे, कि जी वो जो है वो दिखता नहीं है या बाकी चीजें, या तुम लोग अपना अलग फॉलो करो, आइडल्स को हमें फॉलो नहीं करते, तुम लोगों को भी नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें उन्होंने इनके ग्रंथों में की। तो उन्होंने फिर कुछ अपने लोग बीच में डाले, जिससे कि फिर ये उनकी एक मूवमेंट 1885 के पास आते आते खड़ी हो गई। तो अभी उस वक्त प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई एक, कि जो हमारा आर्य समाज था, वहां पे लाला लाजपत राय ने शुरू किए अपने डीएवी कॉलेज 1884-86 के बीच में। जो इन्होंने देखा कि ये जो हिंदू है या सनातनी है, ये अपने कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे यज्ञ करवाएंगे अपने लोगों को, ये जो पवीर डलवाएंगे, जनेऊ डलवाएंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, फिर ऐसा करते हैं कि जी हम लोग भी अपने कॉलेज स्टार्ट करते हैं। तो इसके मैंने एक मिनट नोट बनाया था। तो इन्होंने क्या किया, 1 जून 1886 को डीएवी बनता है। तो 92 में खालसा कॉलेज बना देते हैं ये। खालसा कॉलेज डीएवी के एक तरह से लगा लीजिए कंपटीशन में खड़ा हुआ था वहां पे, कि वहां पे कहते हैं कि जो हमारे जो सिख युवक हैं या सिख लोग हैं, वो मेनली आके खालसा कॉलेज में स्टडी करें, ना कि डीएवी कॉलेज में, क्योंकि वहां पे सनातनियों का है ज्यादा। ये चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले तो कॉन्वेंट से जो क्रिश्चियन बन रहे थे लोग, क्योंकि कुछ रियासतें थी जहाँ के राजकुमार क्रिश्चियन बन गए थे। उसके बाद में एक आती है हमारी अंजुमन हिमायत इस्लाम,
वो कॉलेज थे जो 84 में खुले, और उनके साथ ही 86 में हमारे डीएवी कॉलेज खुलते हैं। तो सिखों ने कहा कि हमारा भी एक बनता है। इन्होंने अपने खालसा कॉलेज 92 में खोल दिया, गोरों के हेल्प से, अंग्रेजों की हेल्प से। तो वहां से फिर ये चीज का एक तरह से आ गया कि एक कंपटीशन सा रेडी हो चुका था। वहां पे कुछ टीम्स बन चुकी थी ऑलरेडी, जो कि कह रही थी कि हम लोग इनके साथ नहीं रहेंगे, इनके हम कंपटीशन में खड़े होंगे हर चीज में। उसके बाद में आप लोगों को पता है, हमारे कई भाइयों ने अलग अलग चैनल्स पे आके या हमारे इसी चैनल पर आकर भी बात की होगी कि गुरुद्वारा छुड़ाओ मूवमेंट शुरू हुई, या गुरुद्वारा सुधार लहर शुरू हुई। ये सारी लहरें शुरू हुई जहां पर फिर अब ऐसा था, जिन मंदिरों में गुरु ग्रंथ साहिब थे उनको गुरु ग्रंथ साहिब से अलग करवाया गया। जैसे कि इस वक्त हमारे सिंधी भाइयों से करवाया गया, अगर आपको ख्याल हो, लोगों ने देखी होगी वीडियोस। जहां जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी थे मंदिरों में, उनको कहा गया कि नहीं, आप गुरुद्वारों में रखो इनको आके। जबरदस्ती इस चीज की लड़ाइयां लड़ी गई। और जो गुरुद्वारों में मूर्तियां थी, सबसे जो मेन गुरुद्वारा है हमारा गोल्डन टेम्पल, वहां पर भी मूर्तियां थी। वहां से मूर्तियां उठानी शुरू की कि नहीं, ये हमें नहीं है। वहां से फेंकी गई जबकि बाहर, कि हम अब यहाँ पर ये नहीं चलने देंगे। मंदिरों में मूर्तियां रहेंगी और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे। ऐसा अब नहीं चलेगा कि आप लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो ये फिर उसके बाद में जो मूवमेंट चलती है, इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता होगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि ये सारा कुछ हो जाता है। तो उसके बीच में आ जाती है एक चीज, 1999 जलियांवाला कांड जो होता है। अगर हमारे लोगों को पता हो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला का कांड होता है, जहां पे जनरल डायर वो आदेश दे देता है कि इनोसेंट जो लोग होते हैं वहां पर बैठे होते हैं, अपना बैसाखी के दिन आए होते हैं वहां पे गोल्डन टेम्पल घूमने या अपनी बैसाखी मनाने, या जैसे भी वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं और मारे जाते हैं बहुत सारे लोग। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है। इसके पास ही आसपास गदरी बाबे भी वहां से आए होते हैं बाहर से। जो गदरी बाबे, उन पे मैं अभी आता हूँ। तो ये टर्निंग पॉइंट होता है जहां पे सिखों को हो जाता है। जबकि ये चीज भी बतानी जरूरी है कि वहां पे जो सिख हमारे लोग थे, फौजी, उन्होंने ही ज्यादा गोलियां चलाई थी, साथ में गुरखा थे। दो जो थी रेजिमेंट्स थी, वो गुरखा और सिखों की। उन्होंने ही अपने लोगों पर गोलियां चलाई थी, डायर के कहने पर। यहाँ पे एक मूवी आई थी अभी, विक्की कौशल की है, किसकी, मेरे कौशल, मुझको नाम भूल गया है उसका, कुछ नाम ऐसे उसने बनाई है, शहीद उधम सिंह जी पर मूवी। तो उन्होंने उसमें सिर्फ गुरखा दिखाए हैं जो अटैक कर रहे हैं। उन्होंने पगड़ियों वाले सिख नहीं दिखाए, कि कहीं ना कहीं वो बुरा मान जाते हैं कि हमारी सच्चाई ना सामने आए। पर जो सच है वो सच है, वो थे वहां पे। तो ये जो हमारे जो गदरी मूवमेंट है, गदरी मूवमेंट हमारी, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उस इसके आसपास ही चल रही थी। जो हमारे सोर सिंह भकना है, वो थे कूका लहर से, नामधारी थे वो। जो कूका है उनके बारे में सबको पता होगा। वो जो बहुत सारे उन्होंने गौ माता के लिए अपने बलिदान दिए हैं, मलेर कोटला में, बाकी सारा ये अलग विषय हो जाएगा। बहुत उनका अच्छा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। पर आज की डेट में सिख उनको सिख नहीं मानते। उनको सिख धर्म से उनको एक तरह से निकाला गया है, उस सेक्ट को। जो नामधारी सेक्ट है वो बाबा राम सिंह जी ने चलाया था। पर सोन सिंह भकना जी जो है, उन्होंने अपना सारा कुछ इस पे लगाया, गदर मूवमेंट पे। उनके साथ ही लाला हरदयाल जी हो गए, या बाकी और लोग, भाई परमानंद जी हो गए, सनातनी भी थे, बीच में मुस्लिम्स भी थे कुछ, और ऐसे कर करा के एक प्रॉपर टीम बनी, जिसमें सिख भी थे, नामधारी भी थे, आर्य समाजी भी थे, सनातनी भी थे, हर तरह के लोग थे। तो जी वो जो अब मूवमेंट यहाँ पर लेकर आए, यहाँ के लोगों ने उस मूवमेंट को ज्यादा परवाह नहीं किया, और वो लोगों को पकड़वा दिया। और वो मूवमेंट कुछ देरी चली है। जैसे हमारे जो सराबा जी थे, वो उनमें से एक प्रोमिनेंट थे, सराबा का नाम आता है बीच में, करतार सिंह सराबा का। तो ये सब चलता गया। तो जो 1900 के बाद में अब एक प्रॉब्लम हो गई। अब इन्होंने कहा कि यार ये गलत हो रहा है, अब हमें आजादी जो चाहिए थी, याद रखें इसके पास वर्ल्ड वॉर भी आ रही है अभी। तो जो वर्ल्ड वॉर में इन्होंने, सिखों ने अब कहा गोरों से कि हमें अपना राज चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि आप लोग हमारी वर्ल्ड वॉर 1 में हेल्प कर दो, हम लोग आपका जो राज होगा वो आपको वापस कर देंगे। तो वर्ल्ड वॉर में
ये सिख मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, और बाकी भी कई सेना जाती है वहां पे उस समय के बीच में वर्ल्ड वॉर में। पर जी होता ऐसा है कि वो वर्ल्ड वॉर के बाद में ये 1900 वाला होता है सारा कुछ, और इनको नहीं दिया जाता इनका राज्य। 14 से 18 तक वर्ल्ड वॉर होती है, 19 के बीच में ये जो कत्लेआम होता है या ये होता है, और ये जब वापिस आते हैं वहां से इंजर्ड होके, मारे होके, सारा कुछ, तो इनको कुछ दिया नहीं जाता। ये चीज वहां पे हो जाती है। तो अब ये दिल में गोरों के लिए भी नफरत पैदा होनी शुरू होती है। ये यहाँ पे गोरों के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं हमारे जो सिख कम्युनिटी के भाई हैं। उसके बाद में अगर हमारे कई लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, मैं पहले बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, पर अभी मैं बताना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम बार बार सुनते हैं कि जो आजादी की लड़ाई में 90% कुर्बानियां हम सिखों की रही है, ये सारा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ मिथ। जो कुर्बानियां हैं वो बहुत कम लेवल की है। अगर आप जैसे इनके पूछेंगे कितने किसने कुर्बानी दी है, ये नाम ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा गदरी बाबों का, उधम सिंह जी का, और भगत सिंह जी का। भगत सिंह जी भी चलो आर्य समाज जी आजकल ये कहने लग पड़े हैं। तो ऐसे ले दे के इतना है जो इनकी मेन जो कुर्बानियां हुई है, विद फैक्ट मैं कह रहा हूँ कि आप गोरों की जाके वहां पे लाइब्रेरीज चेक कर सकते हैं। अभी पीछे 2 साल पहले इन्होंने यहाँ पे बर्मिंघम में स्टैचू भी बनवाया इनका, कि कहते हैं कि कम से कम 1.5 लाख बंदा इनका मारा गया है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गोरों के लिए भी लड़ रहे हो, गोरों के खिलाफ भी लड़ रहे हो। ऊपर से अगर हम सेंसस चेक करें 1941 का, इनकी जो रियल में जो पॉपुलेशन है पंजाब में टोटल में, वो 2.5 के 3 लाख के करीब बैठती है। तो मतलब कि 1.5 लाख बंदा उधर मारा जा रहा है, तो यहाँ पे भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि 90% कुर्बानियां हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 3-4% हो, जैसे इनकी जो टोटल 2% एक तरह से कहते हैं कि पॉपुलेशन है, उससे डबल पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने कुर्बानियां दे दी। ये जरूर हो सकता है, पर ये एक मिथ है। चलिए अब वापस मैं अपनी बात पर आता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 भी आ जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये इनको कहा जाता है कि जी आप लोग साथ दो हमारा, हम आपको राज्य दे देंगे। पर उससे पहले एक और चीज आती है कि जो हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, वो मेरे ख्याल से उनका नाम था स्टीव फोर्ड करके नाम था शायद उनका, कुछ ऐसे। तो वो उस वक्त एक वो कहते हैं कि उसको कहते हैं अटलांटिक सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे करके, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है। वो साइन करवाते हैं चर्चिल से, यहाँ के चर्चिल से, कि अब जो लड़ाई हो रही है इसके बाद में आप लोग ये सभी जो दुनिया में आपने अपना हुकूमत दायर की हुई है इसको छोड़ के जाओगे। तो वो वहां पे 1942-43 के बीच में साइन होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे ये गोरे अपनी मर्जी से छोड़ के चले गए या हमने किया, वो कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव था उस वक्त। तो वो उस पे मैं किसी और दिन जरूर चर्चा करूंगा, पर चलो अभी आगे चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वहां पे जो नेहरू थे 1942 में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है, उन्होंने कहा उस वक्त के अकालियों से, जो मास्टर तारा सिंह थे, कि जी आप लोग ऐसा कीजिए, गोरों का साथ मत दीजिए लड़ाई में, आप लोग बाइकआउट कीजिए आर्मी का, ताकि हम लोग ये क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्यादा वो कर सके। इन्होंने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया 1942 में अकालियों ने कांग्रेस के साथ। कहते नहीं, हम तो गोरों का साथ देंगे, हम लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं देना। मतलब कि ये जो एक नेशनलिज्म की आज बात कही जाती है ना हमें, कि शुरू से नेशनलिज्म है ये सारा कुछ, वो चीज थी नहीं वहां पे। वहां पे अपने राज की बात थी कि हमारा जो राज था, जो वर्ल्ड सॉरी एंग्लो सिख वॉर में या 2 में ये सारा कुछ हुआ है, वो उसके बीच में कहीं ना कहीं फिट होना चाहते थे पर फिट हो नहीं पाए। तो इनको ये था कि मैं हम अपना राज ही लें। तो वो अपने राज के लिए लड़ रहे थे, जो जिसको खालसा राज भी कह सकते हैं, खालिस्तान भी कह सकते हैं। तो जब जिन्ना ने अपना 1935 के करीब में पाकिस्तान की बात शुरू की, तो इन्होंने भी अपने खालिस्तान की बात शुरू कर दी थी उस वक्त। अभी यहाँ पे आके बात शुरू होती है, एक तो प्रत्यक्ष खालिस्तान और अप्रत्यक्ष खालिस्तान, कि अभी जो हमारे पंजाब के बाहर वाले लोग हैं, उनको तो जैसे एक प्रत्यक्ष चीज दिखाई दे रही है कि कुछ हमला हो रहा है, कुछ स्पीचेस आ रही है, हेट स्पीचेस आ रही है, जिसकी वजह से उनको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये चीज यार
कुछ ना कुछ गलत हो रही है, कुछ लोगों को मारा जा रहा है, तो ये भी दिखाई दे रहा है। पर जो अप्रत्यक्ष चीज है, जो कि अभी हम बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो अप्रत्यक्ष है कि ये जो बीज है, ये जो सीड है, ये कहाँ से शुरू हुआ है। कि जब हमें कहा जाता है कि हमें चाहिए, ये हमारी खालिस्तान चाहिए, हमें अपना राज चाहिए, ये वहां से शुरू होता है जहां पे हम कहते हैं कि राज करेगा खालसा। इसका लोग अलग मीनिंग भी निकाल लेते हैं कि कई कहते हैं कि मतलब कि प्योरिटी का राज होगा हर जगह पे। पर जो खालिस्तान वाले हैं, मैंने पहले ही कहा था, मैं खालिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, खालसे का मतलब है जो गुरु ने खालसा साजा। और उसके अलावा ये कहते हैं कि राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब, मतलब ये जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, ये एवरी डे जो हमारे सिख युवक है उनके डाला जाता है, गुरुद्वारों से, स्पीचेस से, या उनके जो स्लोगन्स लिखे जाते हैं उनमें से उनके एक तरफ बैठ चुकी है चीज कि हमें अपना एक राज चाहिए, हम राज करने वाले थे। हमें अपनी एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम राज कर सकें। तो वहीं से अब उभर के आते हैं हमारे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह वाज द लास्ट पर्सन मेरे ख्याल से ऐसे जो एक इतने प्रोमिनेंट हुए हैं और जो उस चीज को निभा रहे थे जहां पे हिंदुओं के एक घर में से एक लड़का, बड़ा लड़का जाके सिख बनता था। ही वॉज फ्रॉम मल्होत्रा फैमिली, इसका नाम था नानक चंद। नानक चंद मल्होत्रा था इनका नाम। तो ये सिख बनते हैं, इनके छोटे भाई भी सिख बनते हैं, पर पूरी फैमिली सिख नहीं बनती। वो सनातनी थे। पर हम लोगों ने ऐसे सोचा, हम सनातनियों ने ऐसे सोचा कि यार वी आर गिविंग आवर चाइल्ड, ही विल डील इन टू वेज, ना कि इन वन वे। उसके ये सनातनियों की भी बात रखेगा हर जगह पे जाके, और अपने सिखों की भी बात रखेगा, दोनों की बात रखेगा, ताकि एक बैलेंस बना रहे, जैसा कि एक होना चाहिए था। पर इन महाशय ने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपनी ही हमेशा बात की। इन्होंने हमेशा से अपनी ही एक जैसे चलाई हर जगह पे। उसके साथ क्या होता है कि इन्होंने कह दिया कि हमें खालिस्तान चाहिए 1935 के पास में। इन्होंने अपनी मूवमेंट्स चला दी। फॉर एग्जांपल, इन्होंने कह दिया कि जी अब हमारे स्कूलों कॉलेजेस में गुरमुखी चलेगी। जो गुरमुखी थी वो कभी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज या लिपि नहीं थी। उसकी जगह पे या तो चलती थी ये हमारी फारसी या इंग्लिश या देवनागरी लिपि जो थी, क्योंकि लोग ज्यादा उसको जानते थे। आज भी आप अगर अपने दादा परदादा को देखेंगे, अगर होंगे वो उर्दू जानते होंगे, वो उर्दू पढ़ लेते होंगे, फारसी जानते होंगे वो ऐसे, क्योंकि उस वक्त वही चलती थी। तो अगर ये आप पुराने आप डॉक्यूमेंट्स निकलवाएंगे अपनी जमीनों के, वहां पे वो भाषा में लिखा होगा। तो वहां से पता चलता है। तो इन्होंने कहा नहीं जी अब गुरुमुखी चलेगी, तो ऐसी ही कुछ मूवमेंट्स चलाई। गुरुद्वारा तो वैसे ही छुड़वा चुके थे। एसजीपीसी का गठन हो चुका था 25 में, जो आजकल अपनी अभी 25 अभी 100वीं अपनी वर्षगांठ बनाएगी अभी। तो इन्होंने ये सारा कुछ अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अकालियों ने जैसे मिलके साथ में, अकाली हो गए, एसजीपीसी हो गए दोनों, और मास्टर तारा सिंह ने बीच में काम करना शुरू किया अपना, जैसे भी वो कर सकते थे। वहां से फिर ये होता है कि जो मास्टर तारा सिंह होते हैं उनकी ज्यादा सुनवाई नहीं होती। और जो 1926 में एक राइट्स होते हैं, 1926 में रावलपिंडी में एक राइट्स होते हैं, जिनमें के सिखों का नुकसान ज्यादा होता है, इनके गुरुद्वारों को जला दिया जाता है और औरतों के साथ काफी गलत चीजें की जाती है। और वो चीज को इनको पता चल गया कि अब तो ना तो हम मुसलमानों के साथ रह सकते हैं उस वक्त से 1926 के बाद में, और ना ही हम हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं। हम लोग अपना राज चाहते हैं। इन्होंने कहा हमें अपना राज चाहिए। तो ये वर्ल्ड वॉर आ गई, या बाद में और चीजें आ गई, गोरों के साथ बात हो रही थी। तो ये करते कराते अपने ये पहुंच गए 1946 के पास में। और वहां पे क्या होता है, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे होता है बंगाल में, जहाँ पे एक दिन के लिए सब कुछ जैसे बंद कर दिया जाता है और मारा जाता है कि वहां के लोगों को बहुत बुरी तरह से। अब जो लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने ये ऑब्वियस सी बात है कि हर तरफ फैलेगा कि यार इतने लोगों को मार दिया गया। डायरेक्ट एक्शन ने जो वहां पे सोहरावर्दी था वो उसने नहीं कुछ किया, या जो जिन्ना था इसके कहने पर हुआ है, एक मैसेज तो जाएगा ही लोगों में। पर जी यहाँ पे पंजाब में ये चीज चल रही थी उस वक्त कि हम लोग ठीक है, हम लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम चाहे ये सिख है, सारे ऐसे, हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में क्या होता है, फरवरी से मार्च के बीच में एक डायरेक्ट एक्शन मंथ होता है पंजाब में, लोगों को शायद नहीं पता होगा। जो वहां के मुसलमान होते हैं वो काटना शुरू करते हैं खास करके सिखों को,
और हिंदुओं को कि क्योंकि ये जो हमारे थे मास्टर तारा सिंह ने क्या किया होता है उस वक्त, इन्होंने कुछ विवादित बयान दे दिए होते हैं उनके खिलाफ, या जिन्ना को मारने की साजिश की होती है इन्होंने, या जो उनकी तलवार होती है, अपनी तलवार से इन्होंने मुस्लिम लीग का झंडा गाड़ दिया होता है। तो ऐसी चीजें होती है जिससे कि दंगे भड़कते हैं। तो रावलपिंडी में बहुत बुरी तरह से कत्लो गारत होती है। उसके ऊपर एक बुक भी छपी हुई है, वो मेरे पास है उसकी पीडीएफ। तो उसके बाद में एक और बुक छपती है जो कि गुरबचन सिंह गालिब ने लिखी है, एसजीपीसी ने ही छापी हुई है, कि बुक का नाम है मुस्लिम लीग किल्ड हिंदूज एंड सिख्स इन 1947। तो 1947 की फिर प्रॉपर उसमें डिटेल दी गई है कितने लोग मारे गए हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो कत्लो गारत होती है पंजाब में। यहाँ पे अब जो मास्टर तारा सिंह है जो मांग रहे थे, कहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, अब वो ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोग मारे जा चुके हैं ज्यादातर आर्मी में या इंजर्ड है फरवरी से लेके हमारे मार्च तक में। और उसके अलावा हमारा जो रिलेशन है इनके साथ हिस्टोरिकली भी ठीक नहीं है। तो वो जाके कहते हैं नेहरू जी से कि हमें आपके साथ रहना है। वहां पे माउंटबेटन पूछते हैं इनको, कम से कम कहते हैं कि माउंटबेटन ने जब इनके साइन कराने थे ना, इन्होंने जो अपनी वीटो पावर दे दी है नेहरू को, कम से कम कहते हैं कि 8-9 बार पूछा था कि आर यू श्योर कि तुम नहीं लेना चाहते अपना कुछ भी। ये कहते हैं हाँ जी हम श्योर हैं, ये नहीं लेना चाहते कुछ भी, ये दे देते हैं। तो जिसके करके आज की डेट में जो ये अब हमारे सिख लीडर्स हैं या सिख स्कॉलर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो मास्टर तारा सिंह था वो प्लाट किया गया था एक हिंदू फैमिली में से हमारे में, जिसको के बड़ा लीडर बना दिया और उसने सारा कुछ हिंदुओं को दे दिया। ये नहीं बता रहे कि वहां पे हमें जुत्तियां पड़ रही थी या सारा कुछ हमें काट रहे थे या सारा कुछ हो रहा था। ये नहीं बता रहे कि हाँ जी उसका रीजन क्या था उसके पीछे, कि उसने क्यों ऐसा कहा कि अब हमें हिंदुस्तान के साथ, जैसे कि सेम चीज हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने की थी। जब उधर से अटैक होना शुरू हो गया कश्मीर पे, उन्होंने तब कहा कि यार मुझको इधर ही आना पड़ेगा, कि मेरे लिए अब और कोई रास्ता नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे मास्टर तारा सिंह ने की थी। तो ये सारा कुछ होता है, तो पाकिस्तान इंडिया बन जाते हैं। अभी यहाँ पे जो मास्टर तारा सिंह है 1947 सितंबर में पूछा जाता है, ये दुर्गा दास ने बुक लिखी है, कर्जन टू वाइली, सॉरी कर्जन वाइली टू ये जिन्ना, कर्जन वाली टू जिन्ना ऐसे करके उनकी बुक है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक हूँ, या शायद यही नाम है बुक का कुछ। उन्होंने दुर्गादास लिखते हैं कि 1969 में बुक लिखी है कि ये जो हमारे नेहरू साहब थे, उन्होंने इनके सामने इनको ऑफर किया कि अगर आप खालिस्तान चाहते हैं, सितंबर में कर रहे हैं, अगस्त में हम बन चुके हैं, ये जो एक अलग नेशन बन चुके हैं। तो वो कहते हैं कि ये आप अगर चाहते हैं ले सकते हैं, अगर पर बाद में, इसके बाद में अगर आप कहेंगे कि हमें अलग चाहिए देश, या मुझ हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए, जैसे कि हम गोरों के उसमें ले रहे थे, राज में ले रहे थे, वो नहीं मिलेंगे। आपके पास खुली छूट है, आप चाहे तो ले सकते हैं अपना राज। वहां पे ये कह देते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इनको पता था भी उधर शुरू हो चुका था कश्मीर में भी क्या हो रहा है। तो इनको पता था कि अगर हम अलग हुए हमें उधर से अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें इसी वक्त सेफ्टी देंगे अगर दे सकते हैं तो वो बुक का नाम था सॉरी कर्जन टू नेहरू। मैं कंफ्यूज हो गया था, एक तो जैसे वो औरंगजेब टू माउंटबेटन है और एक है कर्जन टू नेहरू है, उन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया था। कर्जन टू नेहरू बुक है दुर्गादास जी की। तो यहाँ पर आके ये चीज खत्म होती है कि जो ये था खालिस्तान, ये हमारे में विलय हो गया। इसके बाद में 1948 से क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, ये हम अभी अपने अगले सभी जो सेशन होंगे उनमें कवर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था। पर यहाँ पे कुछ एक मिथ है जो इस सिनेरियो के बीच में है, वो मैं तोड़ना चाहूंगा। एक तो ये चीज है, कुछ लोग कह देते हैं कि जो हमारे सिख उस वक्त थे, वो अपनी मर्जी से इसमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान को प्यार करते थे। ये एक मिथ है। वो लास्ट डेट थी ना जब फेब में डायरेक्ट एक्शन बंद हुआ है, वो खालिस्तान ही मांग रहे थे। उनका 47 तक वो खालिस्तान ही मांग रहे थे, जब तक कि अटैक नहीं हो गया और वहां से ट्रेनें भर भर के नहीं आ गई लोगों की। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कर रहे थे।
वो सारा कुछ मजबूरी में उनको करना पड़ा है, सेम एज महाराजा हरि सिंह जी को करना पड़ा है कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर का जो भी अनेक्सेशन हुई है जो भी। तो उसके अलावा एक चीज और बोलते हैं कि जो जैसे इंडिया की जो ये सारा कुछ है, इसमें हमने सबसे ज्यादा कुर्बानी की है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उनकी जितनी बनती है उतनी उनको बताया जाए, पर अगर यही चीज को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जब बोली जाती है चीज, वो फिर वो प्रॉब्लम तो होगी ही। मेरे ख्याल से अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर दी हो तो सनातनियों ने ही दी होगी, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ऐसे हो नहीं सकता कि किसी की पॉपुलेशन कम हो तो वो अब जैसे अपनी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट से बहुत ज्यादा आगे कर दे। इतना नहीं हो सकता, ये फैक्चुअली ही रॉन्ग है ये चीज। तो इसके अलावा एक और चीज कही जाती है कि नेहरू और गांधी ने इनको प्रोमिस किया था कि हम आपको ऐसा सूबा देंगे जहां पे आप अपनी बात रख सकते हैं, जहां पे आपकी लीडरशिप हो सकती है, जहां पे सारा कुछ हो सकता है। पर ये चीज नहीं बताते कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गांधी थे, गांधी 35 में संन्यास ले चुके थे राजनीति से, वो एक्टिव नहीं थे राजनीति में। हाँ, वैसे जैसे उनकी एज ए रिस्पेक्ट उनसे जाके बात की जाती थी, उनको पता होता था, पर ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी टीम। और 35 के बाद में वो एक्टिवली नहीं थे, वो उन्होंने अपना जैसे गुजरात में या दिल्ली में जहां पर भी उनके आश्रम थे वहां पर जाके रहते थे, जहां पे मेरे ख्याल से उनको हमारे गोडसे जी ने कत्ल भी किया था। तो उनकी कही बात को तो कोई मान नहीं सकता। दूसरी बात है, जो नेहरू ने जब बोला था, नेहरू ने ये बोला था जो मैंने पहले बताया था 1942 में, कि आप लोग हमारा साथ दीजिए गोरों को खदेड़ने के लिए, हम लोग आपका साथ देंगे बाद में वो चीज लेने के लिए जो आप चाहते हैं, जहां पे आप अपनी आजादी का सुकून महसूस कर सके। पर इन्होंने उस वक्त उनसे गठबंधन तोड़ दिया था अकाली ने 42 में। आप ये चेक कर सकते हैं इसी चीज के। इसके लिए अगर आपको बुक की किसकी रेफरेंस चाहिए, तो वो बुक है हमारी, वैसे तो हिस्ट्री ऑफ अकालीस भी आप देख सकते हैं, पर इश्तियाक अहमद ने लिखी है बुक। वो पाकिस्तानी एक राइटर है, ऑथर है, बहुत मुझको मतलब कि बहुत अच्छे लगते हैं उनके, काफी अनबायस्ड है, कई कई जगह पे बायस्ड है वैसे। कि बुक का नाम है द पार्टीशन ऑफ पंजाब, कलेनिस्ट एंड जेनोसाइड, ऐसे करके कुछ है बुक का नाम है। थोड़ा मेरे दिमाग में से निकल गया उस वो तो वो बुक में वो लिखते हैं कि इन्होंने इसलिए तोड़ा था। तो अभी अगर नेहरू ने आके आपसे एक प्रपोजल दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसकी बात रख लो, अपनी बात बताओ मत, कि आप कह दो कि नहीं जी ये बंदा है तो हमें अब कह के मुकर गए। आपने साथ कब दिया ये तो बताइए। साथ आपने दिया नहीं, बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर फिर भी नेहरू ने सितंबर में आके इनसे बात की थी, क्योंकि उसको पता था व्हाट दे वांट। तो चलिए, अभी ये सारी बात हो गई है। अभी अगर किसी के क्वेश्चन आंसर है तो जरूर पूछिएगा, पर जो 48 से लेके आगे तक का सारा है, कब अम्बेडकर को मिलते हैं, या फॉल ऑफ ये मास्टर तारा सिंह, और द राइज ऑफ जटिज्म इन पंजाब, या ये जो मूवमेंट चली है सारी पंजाब फाइल्स, ये सारा कुछ अभी नेक्स्ट में होगा। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए। वहां पे हमारे टीम के और मेंबर भी जुड़ेंगे साथ में। तो थैंक यू वेरी मच। अभी दीपिका जी अगर कोई क्वेश्चंस है तो जरूर पूछिए, मैं म्यूट। To ask that, if I remember correctly, Sikhs were being counted as a different community altogether when the Britishers were taking the census. They were not counted amongst Hindus. They declared that they are a different community and they should be registered so in the census. So this call for a separate identity altogether. Like today we have uh, entire sloganeering about Adivasis not being Hindus or Tamils not being Hindus, and seeking a different identity base altogether. So अभी yes. हाँ जी, बोले बोले। Where does it actually spring from? Like to a हाँ, larger populace, it seems like it was a British conspiracy that Sikhs were portrayed as a different identity, and in general people believe that it is a general perception that Sikhs were portrayed as a different identity to give rise to Khalistani movement. It was not a sentiment that came from Sikhs.
but a sentiment that has been manufactured by the British. जी, बिल्कुल। अभी यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को अभी थोड़ा-सा अगर ध्यान से देखें कि यहाँ पे हम सारी चीज़ वैसे गोरों पर भी नहीं डाल सकते। ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है कि जो 1800 में मेरे ख़्याल से 81 वग़ैरह में जो भी सेंसस हुए 71 वग़ैरह के करीब में, उनमें इनको हमारा ही पार्ट बताया गया था। तो 1900 के बाद में जितना भी सारा कुछ है, वो उसके बाद में इनको एक अलग सेपरेट किया गया है। तो इसके लिए ये ज़रूर है कि जैसे मैंने पहले बताया था 1857 के बाद में जो गोरों ने ये चीज़ को भाँप लिया था, ये रियलाइज़ कर लिया था और देख लिया था कि देयर इज़ समथिंग इज़ नॉट राइट इन बिटवीन सनातनीज़ एंड सिख्स। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने 1857 में हिंदुओं की लाशों को जैसे अभी आप वीर सावरकर की पढ़ना 1857 बताते हैं वो कि टांग दिया था पेड़ों से मार-मार के ऐसे उनको। तो ऐसा कोई ऐसा अपना बंदा नहीं कर सकता कि जिससे वो हेट ना करता हो, जिसको वो तो अगर आप मुझको आज कह देंगे कि किसी के साथ ऐसा कर दो अनलेस आई हेट हिम टू मच कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता उसके साथ गलत। तो वो उनको पता चल गया था कि ये एक अलग चीज़ के साथ रह सकते हैं या रहना चाहते हैं। जब उन्होंने इसके बीच में खोजा इस चीज़ को, तो वो उनको मिली है वो चीज़। तो ये नहीं है कि गोरों ने आके कि मैं कह दूँगा कि आज जी जो ये मैकलिफ है, मैकलिफ इतना ज़्यादा वो बाहर से आया था अचानक से, तो आके 1-2 साल में उसने गुरमुखी सीख ली। गुरमुखी सीख के उसने जी सारा कुछ पढ़ लिया इनके ग्रंथ और ग्रंथों को पढ़ के उसने एक अलग चीज़ स्थापित कर दी, ऐसा नहीं है। उसने आके इनसे ही पूछा है कि क्या चीज़ है, कैसे है और सेम जैसे कि मैक्स मुलर ने पूछा था कि वो मैक्स मुलर को कहते हैं कि लास्ट तक नहीं उसको वो आती थी संस्कृत। 70 इयर्स में वो जब उससे कोई बात करता था उसको नहीं आती थी। पर ये सेम चीज़ ये से थी, मैकलिफ से थी। वो उसकी जो हेल्प करने वाले थे, अगर आप उसकी हिस्ट्री ऑफ सिक्स पढ़ेंगे 5 लोग थे उनमें, जो उसके मेन थे। तो उसका एक हेल्पर का ये नाभा भी था, कान सिंह नाभा, जिसने लिखा था हम हिंदू नहीं। तो ये जो चीज़ है वो गोरों ने नहीं इनको दी है। गोरों ने जस्ट इनको क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट थे, तो ये जो चीज़ चाहते थे, उसके ऊपर उन्होंने मोहर लगा दी कि ठीक है, ये लो सेंसस, तुम लोग आज से अलग हो। ये नहीं है कि जैसे अगर यहाँ पे जैसे रेफरेंडम होते हैं या कोई चीज़ होती है, अगर मैं कोई चीज़ माँग रहा हूँगा, तो वो तभी आगे कोई गवर्नमेंट कहेगी चलो ठीक है, हम आपकी सुनवाई करते हैं इस चीज़ के बारे में। हमको लगता है कि आपका फेयर केस है, तो हम आपको ये चीज़ ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप कह रहे हैं। तो सिखों ने ही जैसे कि सुंदर सिंह मजीठिया वगैरह ये सब लोगों ने ही बोला था। तो ये सबसे पहले केस आया था जब ये मजीठिया का ज़मीन का केस था। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा केस लगाया जाए। उसकी जो पत्नी थी या कोई थी बहू थी, उसको ज़मीन चाहिए थी। तो उसके वो हिंदू एक्ट के बजाय वो कहती थी हम लोग अलग हैं, उसके ऊपर केस चला था। वहाँ से फिर आगे बात ये सारी आई है। ये मजीठिया फैमिली जो आज भी वो जो सुखबीर बादल का जो वो है मेरे ख्याल से ब्रदर इन लॉ है, वो मजीठिया है, वो उसी फैमिली से आता है। अगर लोगों को नहीं पता हो तो ये जैसे हमारा पटियाला वाले हैं जो वो पटियाला रियासत से आते हैं, वैसे ये भी रियासतों से आते हैं, ऐसे मजीठा या बहुत अमीर लोगों में से आते हैं। तो ये इनमें पहले से ही इस चीज़ की थी कि हम लोग अलग हैं, हम लोगों को अलग चाहिए सारा। ये नहीं है कि ये अचानक से गोरे आ गए और गोरों ने वो चीज़ का बीज डाल दिया इन लोगों में। ऐसे कोई कर ही नहीं सकता, जहाँ तक मुझको है लगता। गोरों ने बावर ज़रूर कर दिए थे ये, क्योंकि उनके अंदर सत्ता थी। उनको इनकी ज़रूरत थी सेना में, तो इनको उनकी ज़रूरत थी। सिंपल ये चीज़ कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है व्हाई देयर इज स्टिल नो एक्शन ऑन एसजीपीसी हेट बोगस टिल डेट। हाँ जी, क्योंकि एसजीपीसी जो है एसजीपीसी में इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिलीजियस पहलू को बहुत ज्यादा करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने अभी शेयर किया था 2 दिन पहले एक बुक। वो बुक का ये कहते हैं कि जो बुक को लिखने वाले हैं वो राम तीरथ सन्यासी हैं। उनका नाम राम तीरथ सन्यासी है जिसमें कि हिंदुओं के खिलाफ गलत लिखा गया है। पर जब हम उसकी थोड़ी-सी पड़चोल करते हैं या थोड़ा-सा उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पता चलता है कि उनका नाम तीरथ सिंह हो चुका था। वो एक सिख बन चुके थे, पर स्टिल जो एसजीपीसी है, ऐसे काम करती है कि
वो जो दूसरा इंडिविजुअल है उस पे सारी बात फेंक देनी है, और साथ में रिलीजियस पर्सपेक्टिव को ले लेना कि हमारे रिलीजन में तो ऐसा है, हम लोग तो अपने लोगों को बनाना चाहते हैं इसलिए। तो इसलिए एसजीपीसी ऊपर से एक बहुत बड़ी संस्था है, 100 साल होने वाले 25 में उनको। तो हजारों करोड़ों का उनका बजट है। तो पूरी दुनिया में जितने भी सिख हैं वो इसके साथ जुड़े हैं। तो ये सब चीजें, इसलिए why do most Sikhs Khalistanis hate Bahadis for Himachal? I face the hostility. जी सैमसंग भाई, ये बात तो है। ये हेट इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके एक कारण है कि ये कहते हैं जो पहाड़ी राजे थे या जो उधर की रियासतें थी, उन्होंने गुरु साहब के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसके लिए एक अलग डिबेट हम लोग करते होते हैं कि लड़ी या नहीं लड़ी, ये अलग चीज है। पर आज की डेट में जो बताया जाता है लोगों में, क्योंकि जो चीज ज्यादा वायरल हो रही है वो यही है कि इन्होंने की है। और उसके बाद में दूसरा रीजन है हमारे डोगरा ब्रदर्स, जो गुलाब सिंह डोगरा थे। कहते हैं कि उन्होंने जो खालसा राज था इसको खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया। और जैसे जो हमारे जम्मू के बाद में उन्होंने सारा कुछ अपने अंडर ले लिया था, जो जिनके आगे से ही वंश में ख्याल से हरि सिंह जी हैं, वो कहते हैं कि डोगरों ने हमारे साथ गद्दारी की है। तो इसलिए ये लोग ये रीजन देते हैं कि पहाड़ी जो लोग हैं इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। और हम जो आज की डेट में है, मेरा भी बैकग्राउंड हिमाचल से आता है, तो ये लोग हेट करते हैं इस चीज के लिए। तो आप लोग ये चीज को सोच लीजिए, हम लोगों के 30 साल पहले आज से जो कत्लो गारत हुई है, या 40 साल पहले जो कत्लो गारत हुई है, उसका हम लोगों को पता नहीं है। पर ये लोग पिछले 400 साल पहले की भी ले आते हैं कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया था, इसलिए वी हेट यू। अभी आप ये चीज को समझे कि कितनी ज्यादा इनमें जैसे एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं कि ये लोग चीजों को भूलने नहीं देते। तो श्री हर्षा जी ने पूछा है, was the राजू महाराजा जी से खालसा राज को सिक्स। हाँ जी, ये इसपे हमारे प्रीत सानी भाई ने एक काफी अच्छा दिया हुआ है, लेक्चर दिया हुआ है। पर हाँ, इसके बारे में मैं बताता हूँ। टिल महाराजा रंजीत सिंह, यहाँ पे ये अलगाववाद का इतना ज्यादा इशू नहीं था। वही मैंने तभी अपनी बात मैंने एंग्लो सिख वॉर 1 और 2 से शुरू की थी, कि जब तक उनकी डेथ हो गई थी। तो अगर आप देखेंगे, जो उस वक्त गौवध भी बैन था। उस वक्त ये कहा जाता था कि आज आप देख ले, वही स्टेट है, रियासत है लाहौर में, ये सारी जगह जहाँ पे बीफ मिलता है, और एक जगह पे वहां पे ये चीजें बैन थी आज से 150 साल पहले, लगा के चल पड़े। तो और ऊपर से जब उनकी डेथ हुई थी, उनके छाती पे कहते हैं उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता रखवाई थी, ये चीज हुई है। और उसके अलावा उनके जो आप बता रहे हैं फ्लैग, जो वो फ्लैग है वो है हरि सिंह नलवा का, जहाँ पे माता रानी की और हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। और उनकी जो आर्मी थी, उनकी आर्मी में ज्यादातर लोग जो थे वो सनातनी लीडर्स थे, जो मतलब जैसे डोगरे भी, वो हाँ जी, वो हमारे ही थे, लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे। तो ये है कि वो सनातनी थे। जब उनकी गद्दी भी उनको दी गई है, राज तिलक हुआ है उनका प्रॉपर, उनको तिलक लगाया गया है, जो हमारी प्रॉपर वो होती है चीजें, जब किसी को राजा बनाया जाता है, वो सारी चीजें उनके साथ की गई थी। तो वो एज अ सनातनी थे, हाँ जी, वो पूजा भी करते थे। ये क्योंकि एक इंसिडेंट आता है कि उन्होंने किसी गोरे को लेटर लिखी थी, मेरे दिमाग में से गोरे का नाम निकल गया है, शायद एनफेंट करके कुछ ऐसा नाम था उनका, कि मैं जाके हरिद्वार में नहाना चाहता हूँ इस दिन को, क्योंकि ये प्रोस्परस दिन है। क्या मुझे इजाजत है उधर से आपके इलाके में से निकल के जाने की? उन्होंने कह दिया हाँ इजाजत है। पर इनको लगा कि शायद वो हो सकता है कि हम पे अटैक कर दे, तो इन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि ये थे इस चीज में कि ये हरिद्वार भी जाके स्नान करना चाहते थे। या जब हमारे दिवाली होती थी, ये लोग दिवाली के मौकों पर, इनकी लेटर्स भी मिलती है कि जब इकट्ठे होते थे हरिमंदिर में, जैसे वो कहते हैं, हमारे आज भी कहावत मशहूर है, कहते दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। कि जो दिवाली थी वो अमृतसर में बनाई जाती थी सबसे बड़ी। पर आज की डेट में वो नहीं ऐसा किया जा रहा, कुछ पॉलिटिकल रीजंस है या रिलीजियस रीजंस है। पर हाँ, उस वक्त थी ये चीज। जी जी नमस्ते।
तो मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मैं आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, पहले कुछ बात हुई, मैं शायद 15 मिनट लेट जुड़ा, लेकिन आपका पूरा व्याख्यान सुनने के बाद मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि एक पर्सपेक्टिव है वो खालिस्तानियों का आपने रखा और दूसरा अपना सनातनियों का रखा। तो जो खालिस्तानी पर्सपेक्टिव है वो अपने जो ये जो सेपरेटिज्म है वो उसको ले जाते हैं गुरु नानक देव जी तक, कि उन्होंने वो जो जनेऊ पहनने से मना किया वहां से। और फिर आपने जो बताया दूसरा कि ये जो इसका जेनेसिस है ये बेसिकली रणजीत सिंह जी के डेथ के बाद से है। तो और आपने ये भी बताया कि आपके जो 2 ग्रुप्स हैं वो इसमें रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या हमारे पर्सपेक्टिव से इस बात को हम देखने में इंटरेस्टेड हैं कि उनका जो आइडियोलॉजिकल जो उनके फाउंटेन्स हैं वो क्या कहीं कुछ ग्रंथ में उसके कुछ जर्म्स मिलते हैं, या ये प्योरली बस वो पॉलिटिकल ही है कि भाई महाराणा रणजीत सिंह जी के डेथ के बाद से ही ये पूरा शुरू हुआ, या इसमें भी कुछ हमें कुछ तथ्य मिल सकता है कि भाई ग्रंथ है और जो दूसरा ग्रंथ के जो अलीड लिटरेचर है, जो कैनन जिसको हम कह लें सिख कैनन है, तो क्या उसमें कहीं पे कुछ इसके जम्प्स हैं जो उस समय पे प्रोमिनेंट नहीं हुए हों, और जब ये पॉलिटिकल मूवमेंट एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी हाँ, जो गुरु ग्रंथ साहब हैं हमारे, उनमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो हमारे बाकी सनातनी ग्रंथों में मिलती हैं। वो एक काफी कह सकते हैं इजी वर्जन है उस चीज का, कि जो हमारे जैसे समझ लीजिए राम जी का नाम या कृष्ण जी के बारे में उस्तत या बाकी सब चीजें, वो सब कुछ मिलता है गुरु ग्रंथ साहब में। पर अभी जो ये लोग हैं जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल राम का नाम आता है, तो वो कह देते हैं कि वो राम जी, एक और वो कबीर जी की वो बात बोल देते हैं, कहते हैं एक यहाँ पे देखो ऐसे है कि हमारी गब्बाणी कहती है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो इसका मतलब ये है कि जो वो वाले राम है जिनकी जिक्र आपके यहाँ पर आया है, वो एक दशरथ का बेटा है जो राजकुमार है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो जब जैसे उसकी स्टोरी बताई गई है लोगों को एक सीख देने के लिए, ये ऐसे कहते हैं। वो दूसरा अगर हम कहते हैं कि जैसे राम जी का कहा गया है, राम जी हर जगह पे ऐसे वैसे, वो कहते हैं नहीं जी, वो तो रम्या होया राम है, जिसका के एक अलग मतलब, ये मतलब निकाल देते हैं सारा। तो ये अलग तरह से हर चीज को लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे भगत तन्ना दास जी की है ना, या उनको अभी जट तन्ना भी कह देते हैं, तन्ना जट। तो उन्होंने पत्थर में से पाया था ईश्वर को। और हमारे नामदेव जी ने भी पत्थर में से पाया था। तो ये चीजें वो नहीं बताते कि जी ऐसी चीजें हुई है। वो कहते हैं ये सब स्टोरीज है, पर जो उनकी लिखते हैं उन लिखतों का अलग मतलब निकल रहा है। ये चीज है जरूर। पर ना अनफॉर्चुनेटली मेरे ना एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है। अब मेरे ये मैक की ना बैटरी बिल्कुल डेड होगी, और मैं अपना चार्जर साथ में लाया नहीं हूँ। अपने और क्वेश्चंस है किन्हीं के, ज्यादा कुछ जो ले सकूं मैं अगले 2 4 5 मिनट तक? Uh, yeah, I think we can for time right now we should just I think cover up this topic. हाँ जी। जो religious मैं texts है, how to what extent do they play a role in giving rise to this movement, or is it completely unconnected? Is it something that springs entirely from a political propaganda? मैं अगर कहूंगा कि ये entirely political propaganda है, no, this is not only political propaganda, this is a religious movement as well। क्योंकि जो हमारी शुरू से हम देखते हैं, what SGPC is doing, they are not politically but they are religiously doing the things। तो यहाँ पर ये चीज कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। पर उसके अलावा मैं ये चीज जरूर कहूंगा, आपने कहा कि टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन गो, this is what we are going to cover in next session, कि to what extent they went to prove that they are, just एक एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज का, वो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। दल खालसा बनता है 1980s में। उन्होंने बनते ही क्या किया, दल खालसा ने
ये चीज आप गूगल कर लीजिएगा, आपको काफी न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिल जाएगी। गऊओं के सिर काट काट के उन्होंने मंदिरों में फेंकने शुरू कर दिए कि अब तो साबित हो जाएगा कि हम लोग आप में से नहीं है, कि कि हम लोग गऊओं को मार रहे हैं, तो वी आर नॉट वन ऑफ देम। अगर आपको चाहिए हम गऊए खा भी लेंगे झटका करके, अगर आप लोगों को अगर प्रूव करना होगा। तो वो उस मानसिकता से आते हैं कि जहां पे उन्होंने हजारों लोगों को मार दिया जस्ट इस चीज के लिए, क्योंकि जो पंजाब का सनातनी था वो ये कह रहा था, या भारत का सनातनी है वो ये कहता है कि आप लोग हम में से हो, आप लोग हमारे पार्ट हो। वो कहते नहीं, वो उन्होंने जैनियों को नहीं मारा, बौद्धियों को नहीं मारा, मुसलमानों को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को मारा है, या तो जो अपने आप को सनातनी कह रहे थे सिख, या तो जो लोग कह रहे थे कि तुम लोग सनातनी हो। तो यही चीज भिंडरा वाले ने की थी। तो इस पे हम प्रॉपर बात करेंगे कि किस एक्सटेंट तक वो गए थे, या किस एक्सटेंट तक अभी अमृतपाल जाने वाला था, क्योंकि उसका एक नमूना हमारे सूरी जी की डेथ है कि किस एक्सटेंट तक वो गए हैं। वो सुधीर सूरी जी को आते ही ये आया है, उसके बाद उसकी कत्ल हो गया, विद सिक्योरिटी में थे वो। तो इस चीज पे हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। Okay, so we must end the session here today. थैंक यू We'll वेरी मच। discuss the movement beyond 1947 in our next session. Thank you so much for joining us today, Ashish ji. थैंक यू। Wonderful.